चलिए, प्लानिंग एक्सपीरियंस इन इंडिया, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हम एक कदम और आगे बढ़ रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक प्लानिंग एक्सपीरियंस इन इंडिया में है पैटर्न ऑफ फाइनेंसिंग द 5 ईयर प्लान्स। हमने 5 ईयर प्लान्स के बारे में अप टू 9th प्लान वाइज मैनर में पढ़ा। फिर हमने ये भी पढ़ा कि टोटल आउटले हर प्लान में कितना रहा। हमने ये भी पढ़ा कि हर प्लान में किस सेक्टर को कितना आउटले रहा। और अब हम ये पढ़ेंगे और हमने ये भी पढ़ा कि 5 ईयर प्लानिंग की असेसमेंट क्या थी, किस 5 ईयर प्लान में हमने क्या अचीव किया और क्या कॉम्प्रोमाइज़ किया। एक तरह से हम भारत के आज़ादी के बाद के इतिहास की अर्थ यात्रा को पूरा कर रहे हैं इस प्लानिंग एक्सपीरियंस इन इंडिया के चैप्टर के वाया। हम अनुभव कर रहे हैं कि किन किन दौर से भारत अर्थ यात्रा के रूप में गुजरा, क्या फैक्टर्स प्रभावित करते हैं किसी कंट्री की इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग को, कौन कौन सी चीज़ें कंट्रीब्यूट करती हैं उसकी ग्रोथ में, और कैसे ग्लोबल और इंटरनल फाइनेंशियल यानी कि इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और सोशल इवेंट प्रभावित करते हैं किसी योजना को। हम ये सब समझ रहे हैं जो आपको एक मेंटल मैच्योरिटी, कंटेंट और फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन तो देता ही है, आपके बाकी सभी सब्जेक्टों के लिए भी आपको मजबूत बनाता है, ताकि आप प्रेजेंट सेंस में कोई भी डिबेट, डिस्कशन और आर्टिकल अगर इकोनॉमी से जुड़ा पढ़ें तो आप ये समझ पाएँ कि उसमें क्या कहा जा रहा है। क्योंकि जो प्रबंध तब थे, जो व्यवस्थाएं तब थीं, आज भी वही चल रही हैं आज के समय में। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं उसका टॉपिक का नाम देखिए, पैटर्न ऑफ फाइनेंसिंग द 5 ईयर प्लान। मैं सरल भाषा में पूछूं तो किसी भी परिवार, समाज, किसी भी देश के लिए ये तो बहुत आसान है कि वो एक टारगेट रख लें कि हमें कितना पैसा खर्चना है। ये आसान है कि हमें किस काम में कितना पैसा खर्चना है, क्लियर, कितनी देर में खर्चना है। तो कितना खर्चना है, कितनी देर में खर्चेंगे, किस काम में खर्चेंगे, यानी कि ये प्लानिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट, टारगेट एरियाज ऑफ इन्वेस्टमेंट और टाइम टेकन टू रीप द रिजल्ट्स, टू रीप द बेनिफिट्स, ये योजनाएं कागजी रूप में बनाना बड़ी सहज है। भारत देश के लिए भी आसान था। 5 ईयर प्लानिंग का एक बड़ा हिस्सा यही था। हम यही डिसाइड कर रहे थे कि किस सेक्टर में कितना पैसा लगाना है, किस 5 ईयर प्लान में किसे प्रायोरिटाइज़ करना है, किस काम को हमने प्रायोरिटी पर लेना है, शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे और लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे। लेकिन ये सब कुछ वेस्ट होता है जब एक चीज़ का अरेंजमेंट नहीं होता, और वो होता है द फाइनेंसेस। आपके पास पैसा ही नहीं है, आपके पास आइडिया है, पैसा कहाँ लगाना है, सारी योजना है, पर पैसा नहीं है, तो कैसे काम चलेगा। ऐसे में भारत 5 ईयर प्लानिंग कर रहा था तो ये बड़ा सवाल खड़ा था कि ठीक है, आपने टारगेट एरिया ढूंढ लिए, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स बना लिए, सब क्लियर है, पैसा कहाँ से आएगा। यानी कि सवाल है रिसोर्स मोबिलाइजेशन का, कि रिसोर्स मोबिलाइजेशन कैसे होगा। बड़ी दिलचस्प यात्रा है ये। बहुत सारे मौजूदा समय के क्वेश्चन पेपरों में आने वाले MCQs भी सॉल्व हो जाएंगे इसे करते हुए, और एक लार्जर पिक्चर भी दिमाग में बनेगी कि कौन कौन से फाइनेंस के सोर्सेज स्टेबल माने जाते हैं, प्रोडक्टिव माने जाते हैं, इकोनॉमी की हेल्थ के लिए अच्छे माने जाते हैं, और कौन कौन से रिसोर्सेज कई बारी डेट्रीमेंटल हो जाते हैं। ये आपको क्लियर हो जाएगा। इवन आपको फाइनेंस के सोर्सेज कौन कौन सी चीज़ें होती हैं ये भी आज स्पष्ट हो जाएगा कि दीज आर द सोर्सेज टू फाइनेंस द 5 ईयर प्लानिंग। चलिए उन सभी फाइनेंशियल सोर्सेज को समझते हैं। कौन कितना मेरिटोरियस है इसे समझेंगे, किससे कौन से ड्रॉबैक्स एसोसिएटेड हैं ये समझेंगे, और पंचवर्षीय योजनाओं के तहत, हमारे 5 ईयर प्लानिंग के तहत भारतीय प्लानर्स की विचारधारा कब कब बदली, क्यों बदली, किन चीज़ों से प्रभावित होकर बदली, ये भी समझेंगे। ओके, तो ये है हमारा टॉपिक। तो सबसे पहली चीज़ कि जब हमने फाइनेंसिंग के सोर्सेज आइडेंटिफाई करने हैं तो पैटर्न देखने के लिए वो आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे। वो कौन से हैं? सो सोर्सेज ऑफ फाइनेंस अवेलेबल टू द गवर्नमेंट को आप 3 कैटेगरीज में डिवाइड करिए। सो 3 कैटेगरीज आर, फर्स्ट डोमेस्टिक बजटरी सोर्सेस, हमारे घरेलू भारतीय बजटरी सोर्सेस। अभी पता लग जाएगा ये डोमेस्टिक सोर्सेज कौन से होते हैं, डोमेस्टिक बजटरी सोर्सेज कौन से हैं। सेकंड, फॉरेन असिस्टेंस, ये तो आप सबको क्लियर ही है। सो डोमेस्टिक बजटरी सोर्सेज, फॉरेन असिस्टेंस एंड डेफिसिट फाइनेंसिंग,
ये 3 चीज़ें हैं जो फाइनेंस के सोर्स का काम करती हैं 5 ईयर प्लान्स को फाइनेंस करने के लिए। इतनी बात स्पष्ट हुई? चलिए अब हम इन सब के विषय में समझना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले डोमेस्टिक बजटरी सोर्सेज। आप अपने आप से इसे जोड़ करके देखिए कि आप एक कामकाज करते हैं तो आप पैसा कहाँ कहाँ से जुटा सकते हैं। एक आपके खुद के कामकाज से जुड़ी कमाई होगी, वो आपका डोमेस्टिक बजटरी सोर्स हो गया, दैट्स ऑल। और कामकाज से जुड़ी कमाई के नाम पर आप पैसा किसी से बोरो भी कर सकते हैं, वो भी उसी का हिस्सा हो गया कि भाई मेरी इतनी कमाई है, महीने की इतनी आमदनी है, इतने पैसे दो, मैं तुम्हें वापस कर दूंगा। ये सारे सोर्सेज बजटरी सोर्सेज हो गए डोमेस्टिक। उसके बाद आपके पास अब नहीं जुट पा रहा है, अब आप बाहर से पैसा जुटाएंगे। तो बाहर से जुटाने का मतलब यहाँ पर है अपने घर से नहीं, अपने घर के बाहर से। ऐसे ही देश अपने अंदर से नहीं, देश के बाहर से, तो वो फॉरेन असिस्टेंस हो गई। ठीक है। इसके बाद आता है तीसरा तरीका। दोनों तरीके अपना लिए, लेकिन अभी भी जो टारगेट रखा है खर्चा करने का वो ज़्यादा है, उतना पैसा नहीं जुट पाया, तो पैसे की कमी आ रही है। अब क्या करें? डेफिसिट फाइनेंसिंग का रास्ता अपनाएंगे। वो क्या है वो अभी समझ आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत सारे बारीक क्वेश्चन इससे जुड़े रहते हैं। सो डोमेस्टिक बजटरी सोर्सेज में कौन कौन से आते हैं? सो फंड्स रेज्ड विद इन द कंट्री। फर्स्ट ऑफ ऑल ये टर्म का मतलब डोमेस्टिक सोर्सेज का मतलब डोमेस्टिक, जो फंड भारत में ही जुटाए गए हैं, इंटरनली हमने फंड रेजिंग करी है, दोज आर द डोमेस्टिक बजटरी सोर्सेज। ओके, सो डोमेस्टिक बजटरी सोर्सेज में फंड रेज्ड विद इन द कंट्री कौन से हैं? जैसे पहला, इस कौन कौन से आते हैं इसमें? पहला, सरप्लस फ्रॉम करेंट रेवेन्यू, यानी कि भारत सरकार का अपना एक बजट होता है, जिस बजट को सिंपल मैनर में ऐसे देखो कि भारत सरकार का एक रेवेन्यू रिसीप्ट होता है, एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। रेवेन्यू रिसीप्ट सिंपल समझो कि भारत सरकार जो टैक्स और नॉन टैक्स सोर्सेज से कमाती है, टैक्स डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस हो जाएंगे, और नॉन टैक्स सीधा समझ लो किसी भी तरह की फ़ीस कमा ली, कोई भी फ़ीस भारत के पास आ गई, कोई भी लिवाइस, कोई पेनल्टीज़, कुछ भी जो आ रहा है वो सब नॉन टैक्स में आ जाएगा, यूज़र चार्जेस वगैरह। ओके, ये सब सरकार ने रेवेन्यू रिसीप्ट के वाया कमाया, यानी कि जो मौजूदा समाज सरकार के पास अभी जेब में आया है पैसा। सो आप इसे करेंट रिसीप्ट कह लीजिए या रेवेन्यू रिसीप्ट करिए। तो दो तरह के बजट के हिस्सों को हमने बांटा होता है, इसे हम पब्लिक फाइनेंस में देख सकते हैं। उसको समझिए कैसे। एक होता है रेवेन्यू अकाउंट, एक होता है कैपिटल अकाउंट। रेवेन्यू अकाउंट से एसोसिएटेड एलिमेंट मोस्टली वो होते हैं जो चालू खर्चों से जुड़ी हुई चीज़ें, जो करेंट रिसीप्ट और करेंट एक्सपेंडिचर से जुड़ी हुई मामले। कैपिटल अकाउंट मोस्टली वो होता है जो खर्चा ऐसी जगहों पे होता है जिससे ऐसे एसेट्स का डेवलपमेंट होता है, जिन एसेट्स से कुछ प्रोडक्टिव चीज़ें हों, हम जिनसे कमाई करते हों। जैसे मान लीजिए हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को समझे ज़रा, जिसे यहाँ पर बार बार करेंट एक्सपेंडिचर कहा जाएगा। करेंट क्योंकि चालू खर्चे चल रहे हैं ना, आपके रोज़मर्रा के खर्चे, दैनिक खर्चे, शॉर्ट टर्म एक्सपेंडिचर्स। सो दैट्स वाई यू कैन कॉल देम द करेंट एक्सपेंडिचर्स। ओके, वर्ड यहाँ पर ये यूज़ होगा तो कन्फ्यूज़ मत होइएगा। उसमें क्या है, देखिए आपने सैलरीज दे दी, आप सैलरीज पे कर रहे हैं वो उसी का हिस्सा हो जाएगा। आप सब्सिडीज़ दे रहे हैं वो उसी का हिस्सा हो जाएगा। आप इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हैं वो उसी का हिस्सा हो जाएगा। तो ये सारे खर्चे, सैलरियाँ बांट देना, इंटरेस्ट की पेमेंट कर देना, सब्सिडियाँ बांट देना, ये सब कुछ हमारा करेंट एक्सपेंडिचर है, हमारे चालू खर्चे। ओके, लेकिन दूसरी तरफ आपने पैसा स्कूल की बिल्डिंग बनाने में लगाया, आपने डैम बनाया, ब्रिज बनाया, रोड बनाई, रेलवे का विकास किया, ये सारी चीज़ों में जब आपने पैसा लगाया, आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर किया, आपने किसी पूंजी का निर्माण किया, यानी कि इन चीज़ों से अब आप लाभ कमाएंगे। ओके, तो करेंट एक्सपेंडिचर यानी कि रेवेन्यू करेंट एक्सपेंडिचर, दूसरा कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो ऐसे में हम जब यहाँ पर बात कर रहे हैं कि कौन कौन सी चीज़ें डोमेस्टिक रिसोर्सेज का फंड को कॉन्स्टिट्यूट करती हैं, उसमें पहली चीज़ है सरप्लस फ्रॉम करेंट रेवेन्यू। जो भी रेवेन्यू सरकार के पास आ रहा है उसमें से अगर कुछ सरप्लस बच रहा है वो सरकार का है, वो सरकार इस्तेमाल कर सकती है आगे खर्चा करने के लिए। ओके, एनीथिंग विच इज़ सरप्लस। सेकेंड एस्पेक्ट, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज। देश में जितनी भी पब्लिक एंटरप्राइजेज हैं, चाहे वो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, PSUs, जैसे कि बैंक हैं, जैसे कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है, जैसे कि ONGC है, ये सारे। दूसरी जितनी भी डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे कि रेलवेज़, जैसे कि रोड ट्रांसपोर्ट्स, ये सारी
इसके बाद स्टेट लेवल की ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स, जैसे कि स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशंस, यानी कि जितनी भी ये पब्लिक एंटरप्राइजेज हैं इनके द्वारा दिया गया कंट्रीब्यूशन। इवन आरबीआई एंड बैंक्स ये क्या देते हैं सरकार को, डिविडेंड देते हैं ना। आप अक्सर सुनते रहते हैं ना, आरबीआई ने इस बार इतना मुनाफा दिया सरकार को, इतना डिविडेंड दिया, बैंकों ने इतना डिविडेंड दिया, ओएनजीसी ने इतना डिविडेंड दिया, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने इतना दिया, आईओसी ने। वो सारा पब्लिक एंटरप्राइजेस के द्वारा दिया गया कंट्रीब्यूशन, वो भी सरकारी का है, सरकार उसे जहाँ चाहे इस्तेमाल कर सकती है। ये भी डोमेस्टिक सोर्सेज में आ गया। अगला, मोबिलाइजेशन ऑफ इंटरनल प्राइवेट सेविंग्स। अब देखो यही एज इट इज़ एमसीक्यू आते हैं, है कि नहीं, तो ये बहाने से ही पढ़ा जा रहा है। तो सरप्लस फ्रॉम द करेंट रेवेन्यू, कंट्रीब्यूशन ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस, मोबिलाइजेशन ऑफ इंटरनल प्राइवेट सेविंग्स। देश की सरकार क्या करती है, देश के स्तर पर जो भी देश के अंदर सेविंग्स की है हाउस होल्ड ने, आपने, मैंने, हम सब ने, सरकार उसे मोबिलाइज़ कर लेती है। किसके माध्यम से, पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड कटता है, आपकी सेविंग ही है, सरकार को मिल जाता है आगे इन्वेस्ट करने के लिए। उसके बाद आप जो एलआईसी में पैसा डालते हैं, आप जो बैंकों में एफडी आरडी खुलवाते हैं, आप जो पोस्ट ऑफिस के वाया स्मॉल सेविंग्स अकाउंट खुलवाते हैं, आप जो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट एनएससी परचेज़ करते हैं, इंदिरा विकास पत्र, किसान विकास पत्र, ये सब बाय एनी इंस्ट्रूमेंट्स सरकार आपके द्वारा जो पैसा सेव किया गया है उसे कैप्टिवेट कर लेती है। आप इन संस्थाओं में जाके जमा कराते हैं, वो आगे सरकार को मिल जाता है, सरकार उसे यूज़ कर लेती है, इसलिए तो बदले में आपको इंटरेस्ट मिलता है ना फिर इन चीज़ों पर। तो वही है मोबिलाइजेशन ऑफ इंटरनल प्राइवेट सेविंग्स, दैट इज़ मार्केट बोरोविंग्स, सरकार मार्केट से बोरो कर सकती है, स्मॉल सेविंग्स, प्रोविडेंट फंड्स, वो सब कुछ इसी का हिस्सा होता है। ओके, मार्केट बोरोविंग मतलब सरकार बैंकों से बोरो कर लेगी, बैंकों से जो बोरो किया जाता है वो डोमेस्टिक बजटरी सोर्सेज में आता है। डोंट काउंट इट इन द डेफिसिट फाइनेंसिंग, यही मैं समझाना चाहता हूँ। समझ में आई, अगर कभी एमसीक्यू में आ जाए तो ये डोमेस्टिक सेविंग्स, डोमेस्टिक सोर्स में आता है, ये डेफिसिट फाइनेंसिंग में नहीं आता। When the government is going to borrow from the banks in India, deficit financing concept is different as compared to abroad. फॉरेन कंट्रीज़ में, विदेशी स्तर पर, ग्लोबली जो डेफिसिट फाइनेंसिंग की डेफिनेशन और कॉन्सेप्ट है वो भारत से अलग है। भारत के अंदर से जो बोरोविंग की गई है और जो एक्सटर्नल बोरोविंग्स की गई हैं, विदेशों से जो पैसा लोन में लिया गया है और भारत के अंदर से जो पैसा लोन में लिया गया है, उसे डेफिसिट फाइनेंसिंग का हिस्सा नहीं मानता। फिर वो किसे हिस्सा मानता है वो मैं बता दूंगा, तो आप कभी इसमें उलझिएगा मत। तो इसीलिए डोमेस्टिक बजटरी रिसोर्सेज में जो तीसरी चीज़ आ रही है वो मोबिलाइजेशन ऑफ इंटरनल प्राइवेट सेविंग्स हैं। वो कैसे करेगी सरकार, सरकार बैंकों से बोरो करेगी। बैंकों से कैसे करेगी, क्योंकि आप लोगों ने बैंकों में पैसा जमा कराया है। दूसरा, सरकार के पास पीपीएफ का फंड पहुंच सकता है। तीसरा, स्मॉल सेविंग्स आप जो करते हो, पत्र ले लेके रखते हो 5 साल 10 साल वाले, ये सब तरीके हैं, जैसे मार्केट बोरोविंग, स्मॉल सेविंग्स और प्रोविडेंट फंड्स। चौथी चीज़ जो डोमेस्टिक बजटरी रिसोर्सेज को कॉन्स्टिट्यूट करती है, दैट इज़ एडिशनल रिसोर्स मोबिलाइजेशन। एडिशनली गवर्नमेंट रिसोर्सेज मोबिलाइज कर सकती है। वो कैसे? पहला तरीका, टैक्स बढ़ा करके। गवर्नमेंट कई तरह के सरचार्ज लगाती है ना, आपने देखा होगा ना, पीछे स्वच्छ भारत सेस लगाया गया सरकार के द्वारा, काऊ प्रोटेक्शन सेस लगाया गया, अभी भी लगता है। तो सरकार कई तरह के नए टैक्सेस भी आते रहते हैं, तो सरकार सरचार्ज लगा सकती हैं, टैक्सेस लगा सकती हैं। तो टैक्सेस को बढ़ा करके आप अपने इंटरनल रिसोर्सेज को एडिशनली मोबिलाइज कर सकते हो। और दूसरा, जो आपकी पब्लिक एंटरप्राइजेज़ हैं, उन पब्लिक एंटरप्राइजेज़ से आप ज़्यादा कंट्रीब्यूशन ले सकते हो। अब मैं आपसे पूछता हूँ कैसे ले सकते हो। सबसे पहली चीज़, पब्लिक एंटरप्राइजेज़ जो प्रोड्यूस कर रही हैं, आप उनकी प्रोड्यूस्ड आइटम के प्राइजेज़ को बढ़ा सकते हो। इसे कहते हैं एडमिनिस्ट्रेड प्राइसिंग। एडमिनिस्ट्रेड प्राइसिंग की मदद से, मतलब आपने कीमतें महंगी कर दी। जैसे पब्लिक एंटरप्राइजेज स्टील प्रोड्यूस कर रही हैं, कोल प्रोड्यूस कर रही हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर रही हैं, आप उसके प्राइजेस बढ़ा देंगे, आप उन पर एक्स्ट्रा टैक्सेस लगा देंगे तो उनके प्राइजेस बढ़ जाएंगे। बार बार इस बात की चर्चा हो रही है ना कि सरकारें भारी कमाई और कंपनियां भारी कमाई कर रही हैं इस समय, ऑयल से, तेल से भारी कमाई चल रही है सरकारों की, क्योंकि सरकारें उस पर टैक्स लगा रही हैं। कंपनियों की, क्योंकि कंपनियां कीमतें अच्छी खासी वसूल कर रही हैं।
अगर थोड़े समय पहले की बात करें तो अब तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट, पेट्रोल डीजल डी एडमिनिस्ट्र्ड हो गया है। पहले तो एडमिनिस्ट्र्ड था, मैंने सरकार के ही अधीन था, तो तब तो टैक्स से भी सरकार ही कमा रही थी और बढ़ी हुई कीमतों का जो लाभ था वो भी सरकार ही को जा रहा था। तो इस तरह से पहले चीनी भी सरकार के कंट्रोल में, गेहूँ भी कंट्रोल में, केरोसिन भी कंट्रोल में, ये सारी चीज़ें। तो जो चीज़ें सरकार की कंट्रोल में है, मोनोपोली, सरकार उनकी प्राइसेस बढ़ा ले तो फिर नेचुरली उन कंपनियों के पास पैसा ज़्यादा आ जाएगा, तो नेचुरली सरकार उनको कहेगी अब ज़्यादा कंट्रीब्यूट करो। तो दो बड़े तरीके हैं सरकार अपनाती है एडिशनल रिसोर्सेज को मोबिलाइज़ करने के लिए। एक टैक्स बढ़ा लेती है और दूसरा सरकार उन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को, एंटरप्राइजेस को कहती है कि ज़्यादा कंट्रीब्यूट करिए। और उसका बड़ा टूल यही होता है एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइसिंग की मदद से प्राइजेस बढ़ा देना। ओके। और दूसरा इस समय ये है कि जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर टैक्सेस तो बढ़े ही हुए हैं, तो वही यहाँ पर लिखा है एडिशनल रिसोर्स मोबिलाइजेशन, जैसे कि एडिशनल टैक्सेस या एडिशनल रेवेन्यू फ्रॉम पब्लिक एंटरप्राइजेस। ओके, दैट्स ऑल। या कई बारी सरकार प्रेस करती है, दबाती है इन संस्थाओं को कि ज़्यादा डिविडेंड डिक्लेयर करिए। जैसे लगातार पीछे कुछ समय पहले कांग्रेस के द्वारा बीजेपी सरकार पर आरोप लगाए गए थे कि आरबीआई को सरकार प्रेशराइज कर रही है कि आरबीआई ज़्यादा डिविडेंड डिक्लेयर करे सरकार को। तो आरबीआई अपनी सेफ लिमिट्स को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है और 400, 500 करोड़ रुपया जो डिविडेंड डिक्लेयर कर रहा है सरकार को, ये रिस्की है, आरबीआई कल को परेशानी में आ जाएगा। ऐसे आरोप सुन रहे थे ना, बार बार अखबारों में आर्टिकल छप रहे थे ना कि गवर्नमेंट इज़ प्रेसिंग द आरबीआई टू डिक्लेयर लार्जर सम ऑफ डिविडेंड्स इन फेवर ऑफ गवर्नमेंट। दैट्स ऑल। तो डोमेस्टिक बजटरी सोर्सेस में ये सब चीज़ें आ जाती हैं। सरकार के रेवेन्यू के माध्यम से जो सरप्लस है सरकार के पास वो आ गया। सरकार ने भारत में जितनी भी प्राइवेट सेविंग किसी भी माध्यम से हुई है, चाहे आपने बैंकों में जमा कराया, चाहे स्मॉल सेविंग्स में, और चाहे आपने प्रोविडेंट फंड में, सरकार उसे मोबिलाइज़ कर सकती है प्राइवेट सेविंग को। देश भर में जितनी भी पब्लिक एंटरप्राइजेज़ हैं उन सबका जो कंट्रीब्यूशन सरकार में जाता है वो, और देश के स्तर पर एडिशनल रिसोर्सेज मोबिलाइज़ करने का एक मौका वो एडिशनल टैक्सेस की मदद से या फिर हायर रेवेन्यू की डिमांड करके वाया फ्रॉम द पब्लिक एंटरप्राइजेज। दीज थिंग्स आर द पार्ट ऑफ डोमेस्टिक बजटरी सोर्सेस। अभी के लिए यही है। थोड़ा आगे बढ़ेंगे फिर कुछ और समझ आएगा। अब इसके बाद आता है एक्सटर्नल। तो एक्सटर्नल असिस्टेंस में क्या आता है? दीज आर द एक्सटर्नल असिस्टेंस। देखिए, द लोन्स एंड ग्रांट्स फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज, लोन्स फ्रॉम इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस जैसे आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जैसे वर्ल्ड बैंक, और जैसे इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन या इंटरनेशनल डेवलपमेंट बैंक्स। ओके, इन सारी अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों से या अंतर्राष्ट्रीय मुल्कों से लोन भी ले सकते हैं, ग्रांट भी ले सकते हैं। ये एक्सटर्नल असिस्टेंस के तहत आ गया। ओके, इधर लोन और द ग्रांट और द बोथ, दिस इज द एक्सटर्नल असिस्टेंस। अब आपने डोमेस्टिक बजटरी सोर्सेज सारे यूज़ कर लिए, आपने एक्सटर्नल असिस्टेंस सारी यूज़ कर ली। खर्चा है कुल 100 रुपये का, 5 ईयर प्लानिंग के लिए खर्चा रखा है 100 रुपया, और ये सारा यूज़ करके बिल पा रहा है 80 रुपये, 20 रुपये का गैप आ रहा है। एंड यू आर स्टिल गोइंग परस्यूइंग विद द एक्सपेंडिचर ऑफ 100 रुपीज़ की उतना ही करना है, मैंने घटना नहीं। आपको किसी ने कहा कि 80 रुपये आया है जेब में, खर्चा निर्धारित किया है आपने 100 रुपये का, और कुल जुटवा पाए हैं 80 रुपये, तो सरकार कह रही है 100 ही रुपये के साथ आगे बढ़ेंगे, अब इस 20 रुपये को पूरा करो। ये 20 रुपये का गैप अब कैसे पूरा होता है? दैट इज़ द डेफिसिट फाइनेंसिंग। डेफिसिट माने घाटे में हैं आप। कितने घाटे में हैं? 20 रुपये में। तो ये 20 रुपये कैसे पूरे किए जाएंगे, आओ देखें। अब सरकार इसके लिए 2 तरीके अपना सकती है। पहला, अब सरकार बैंकों नहीं, आरबीआई से बोरो करेगी, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया से बोरो करेगी। और रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया से बोरो करने का मतलब ये होता है, आरबीआई के पास जब सरकार जाएगी, सरकार अपने ट्रेजरी बॉन्ड्स, ट्रेजरी बिल्स आरबीआई को देगी। ओके, सरकार इस देश को चला रही है, सरकार के पास है देश के खजाने की चाबी, द ट्रेजरी, यानी कि पब्लिक एक्सचेकर के पैसे की कस्टडियन सरकार है। और ऐसे में ये देश समृद्ध है, चलेगा, चल भी रहा है। तो
सरकार बोरो क्यों कर रही है, ऐसा वर्ड क्यों कहा जा रहा है, वो बोरो इसलिए कर रही है कि उस पर ये लायबिलिटी है कि वो आरबीआई को इसे वापस करेगी। और आरबीआई अश्योर्ड क्यों है कि सरकार ये वापस करेगी, क्योंकि सरकार के पास ट्रेजरी है इस देश की, और उसी ट्रेजरी को बेस बना के सरकार ट्रेजरी बॉन्ड इशू करेगी, ट्रेजरी बिल्स। किसको करेगी? आरबीआई को। आई बात समझ में? तो वो टी बिल्स या ट्रेजरी बिल्स एज अ सिक्योरिटी आरबीआई ले लेगा, और जितने के अमाउंट में ट्रेजरी बिल दिए गए हैं उतनी नई करेंसी छाप करके आरबीआई देगा सरकार को। तो जब गवर्नमेंट आरबीआई से बोरो करती है, इकोनॉमी में उतनी न्यू करेंसी पंप इन होती है। इसे कहते हैं मनी क्रिएट करना, दैट इज अ क्रिएटेड मनी। इतनी बात समझ आई? दैट्स वाई इट इज डिफरेंट फ्रॉम द बोरोइंग फ्रॉम द बैंक्स अदर देन आरबीआई। जब आप अदर बैंक से बोरो करते हैं उसमें नई मनी क्रिएट नहीं हो रही, वो सिंपल डोमेस्टिक बजटरी सोर्सेज में आता है। लेकिन जब आप आरबीआई से बोरो कर रहे हैं, आरबीआई को ट्रेजरी बिल दे दिया आपने, आरबीआई बदले में आपको 2000, 4000, 10,000, 50,000 करोड़ जो देगा, वो उतनी नई करेंसी इकोनॉमी में पंप इन करेगा, छापेगा। ये एक बनती है बड़ा कारण इन्फ्लेशनरी प्रेशर का। इससे आता है भयंकर इन्फ्लेशन। और दूसरा तरीका सरकार के पास, वो भी डेफिसिट फाइनेंसिंग है। आप हैं, मैं हूँ, हर कोई है, हम कुछ भी करें, घर के लिए एक्सपेंडिचर करें जैसे कंजम्पशन का सामान। दूसरा, घर के लिए इन्वेस्टमेंट करें, जैसे कि ऊपर के कमरे में आप एक सेटअप लगाना चाहते हैं, कॉल सेंटर का तो आप कमरा बनाना चाहते हैं, बी इट एनीथिंग। एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट दोनों करते हुए ऑल द टाइम आप एक प्रबंधक के रूप में तभी सही माने जाएंगे जब आप की जेब में अगर 10,000 रुपया है तो आप ऑल द टाइम एक मिनिमम डिसाइडेड अमाउंट ऑफ कैश अपने पास हमेशा रिजर्व रखें टू सेटिस्फाई द रनिंग एक्सपेंडिचर और टू सेटिस्फाई द इमरजेंसी सिचुएशन। तो 2,000 रुपया आप हमेशा रखेंगे अपने पास। इट इज़ द कैश बैलेंस विद यू एज अ हाउस होल्डर। बाकी 8,000 में से आप खपत कर रहे हैं खर्चे के लिए, आप यूज़ कर रहे हैं निवेश के लिए, ठीक है, पर 2,000 फिर बचा है। लेकिन अब इमेजिन करिए आपने उस आखिरी 2,000 को भी हाथ मार लिया, वो भी यूज़ कर लिया, जो कि डिसाइडेड था कि आप इसे रिजर्व ही रखिए, एज अ कैश बैलेंस ही मान के चलिए कि ये एज ए बैलेंस में ही रहेगा। तो डेफिसिट फाइनेंसिंग में ये दोनों चीज़ें आती हैं। पहला, गवर्नमेंट के द्वारा आरबीआई से पैसा बोरो करना, जिसके लिए आरबीआई नया पैसा छापता है जो कि इकोनॉमी में नया एंटर हुआ। और दूसरा, जो गवर्नमेंट के कैश बैलेंसेस हैं, जो गवर्नमेंट के कैश बैलेंसेस हैं, कितने भी करोड़ हो सकते हैं, गवर्नमेंट उस कैश बैलेंस को इस्तेमाल कर लेती है निवेश के लिए या खर्चे के लिए। वो भी महंगाई का काम कर देता है बाजार के अंदर। तो दीज आर द टू थिंग्स constituting the deficit financing. Okay, so the deficit financing is the gap in expenditures over revenues is called deficit financing. And this excess of expenditure over income is financed through borrowing from the Reserve Bank of India and by using accumulated cash balances. Accumulated cash balances. Cash balances at the dispense of the government. Government now is utilizing that cash balance. Okay? जो रखना चाहिए था वो कर रही है यूज़, या फिर आरबीआई से बोरो कर लिया। दिस इज़ द डेफिसिट फाइनेंसिंग। ओके, तो जब इन सब से पूरा ना पड़े, ना एक्सटर्नल सोर्स से ना इंटरनल से, फिर जो बच जाता है मौका वो डेफिसिट फाइनेंसिंग का ही बचता है। डेफिसिट फाइनेंसिंग के बारे में कहा जाता है कि कोई चलो ऐसी बुरी बात नहीं है अगर जीडीपी ग्रोथ रेट मेंटेन हो रही है, कोई ऐसी बात नहीं है, बट वही कहानी है, इकोनॉमी में एक्स्ट्रा पैसा पंप इन होता है, इससे लोगों की हाथ में ज़्यादा पैसा आने से डिमांड बढ़ती है, सप्लाई उसके कंपैरेटिवली उतनी होती नहीं है, इससे महंगाई बढ़ती है, इन्फ्लेशन, और इन्फ्लेशन बढ़ने से उसी पैसे का मूल्य गिरता है, तो करेंसी की वैल्यू डिवैल्यूएट यानी कि डेप्रीशिएट
होने लग जाती है। इसलिए कहते हैं कि ज़्यादा पैसा छापते चले जाना भी कोई वाइज डिसीजन नहीं कि आपके मुल्क में पैसे छपाई वाली प्लेटें पड़ी हैं और पैसा छापते जाइए। आप जो पैसा छाप रहे हैं उसमें जो आपने एक वैल्यू इंस्टिल की है कि ये नोट 100 रुपये का है और देश की सरकार उस व्यक्ति को 100 रुपया देना के लिए अकाउंटेबल है जिसने वो नोट पकड़ा हुआ है कि मैं धारक को 100 रुपया अदा करने के लिए वचनबद्ध हूँ, ये लिखा होता है नोट के ऊपर। उस नोट में वो 100 रुपये की वैल्यू 100 होनी चाहिए, वो तभी होगी जब आपकी देश की अर्थव्यवस्था में वो वैल्यू है। ओके, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। इसको आप ऐसे आजमा के देखिए कि जैसे आप हैं, आप इंडिविजुअल हैं, कुछ भी नहीं, आप एक सिंपल चिट पर एक चीज़ लिख करके किसी को देते हैं कि ये मैंने चिट पर लिख दिया है कि 500 रुपया मैं तुम्हें दे दूँगा, तुम इन्हें दे दो। वो व्यक्ति आपकी सिंपल ये चिट लेकर के 500 रुपया उसके दे देगा दूसरे बंदे को। क्यों? वो जानता है आपके एसेट्स के बारे में उसने स्टडी करी है, उसे मार्केट से भी इंफॉर्मेशन है कि आपकी जेब में एसेट्स 5 लाख के हैं, तो इसलिए आपके द्वारा उस पर 500 लिखा गया है, उसमें मूल्य है, बात में, उस बात में मूल्य है, उसकी एक इंट्रिंसिक वैल्यू है, क्योंकि आपकी जेब में जो एसेट है उसमें इंट्रिंसिक वैल्यू है ना। यू हैव दोज रिजर्व्स इन योर पॉकेट। जैसे देश की सरकारों के पास यानी कि आरबीआई के पास गोल्ड होता है, दुनिया की बड़ी बड़ी करेंसीज़ के रिजर्व्स होते हैं, जैसे यूएस डॉलर के रिजर्व्स हैं, देश के पास एसेट्स हैं। तो जो करेंसी हम छाप रहे हैं उसमें एक इंट्रिंसिक वैल्यू है, क्योंकि उसके बेस में जो है जिसके नाम पर वो छप रही है वहाँ इंट्रिंसिक वैल्यू है ना। देश के अंदर उतनी पैदावार हो रही है, इतना रिसोर्स वैल्यू में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक इसी तरह से अब सामने से एक व्यक्ति आता है, सब जानते हैं कि ये व्यक्ति की जेब में कुछ नहीं है, कोई एसेट्स नहीं है, और वो ये कह रहा है कि ये 500 रुपये मैंने पर्ची पे लिख दिया है, तू इसे दे दे। तो सामने वाला बोलेगा तेरी जेब में चवन्नी नहीं है, तू 500 रुपया किधर से दे देगा बे, ये कागज के पन्ने का मैं क्या। इसका मतलब उसके पास वो एसेट्स उतने नहीं थे कि वो उस लिखी हुई लाइन में उतनी इंट्रिंसिक वैल्यू पुट इन कर सके, पुट अप कर सके। ओके, तो इसीलिए आपके पास अब 5 लाख थे तो 500 की आपने छापी, तो वैलिड है बात, पर आप पर्ची पे पर्ची छापे जा रहे हैं और इस समय मार्केट में पर्चियां घूम रही हैं 15 लाख की आपके नाम पे, और जेबे में आपके है 5 लाख और पर्चियां घूम रही हैं 15 लाख। तो अब वो पर्चियों की वैल्यू गिरनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि कोई भी अब उसे एज अ गारंटी लेगा नहीं, वो उसकी वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि उसकी डिमांड घट गई कि ये बोगस पर्चियाँ हैं, हम लेके गए थे उसके पास पर उसने तो इनकैश ही नहीं करके दी, क्योंकि उसकी जेब में तो 5 लाख है, 15 लाख की उसने पर्चियाँ बांटी हुई हैं, यानी कि वो धारक को इसमें लिखा पैसा अदा करेगा, ये बात बोगस हो गई है भाई। वो अदा कहाँ से करेगा, उसकी जेब में खुद नहीं है। तो ऐसे में वो 500 रुपये की पर्ची जो आपने काटी, जो कि कुल मार्केट में 15 लाख बन के घूम रही हैं, असल में आपकी जेब में देने लायक है 5 ही लाख। तो वो पर्ची की वैल्यू कितनी हो जाएगी फिर मुझे बताओ। 15 लाख की वैल्यू की वो पर्चियाँ, एक पर्ची 500 रुपये की, लगभग वो पर्ची की वैल्यू कहाँ आ जाएगी, आप दे सकते हो सिर्फ 5 ही लाख। तो कैसे कितने की हो जाएगी पर्ची फिर बताइए, अंदाजे से लगाओ। पर्ची की असल वैल्यू 100-200 रुपये ही चल रही है, उतनी ही चल रही है। तो असल में करेंसी की वैल्यू गिर गई कि नहीं, आपने तो छाप के रखी है 500 रुपये, वो हो असल में 100 की गई है, क्योंकि धारक को आप अब 100 ही अदा कर सकते हो। ऐसे ही वर्ल्ड वार 2 के पहले, वर्ल्ड वार 1 के बाद जर्मनी ने जो करेंसी छापनी शुरू करी, करते गए, नतीजे क्या निकले, एक बग्गी पैसों की भर के लेके जाते थे तो एक ब्रेड का पैकेट आता था। ऐसे यू कैन नॉट डू दैट कि अब प्रिंट करते चले जाओ, उसकी वैल्यू लूज़ होती चली जाएगी, क्योंकि आपकी साख उतनी नहीं है, निर्माण काम उतना नहीं है, कन्वर्ट नहीं हो रहे रिसोर्सेज उतने गुड्स एंड सर्विसेज में, एसेट्स नहीं है देश के पास, रेवेन्यू नहीं है सरकार के पास। ओके, तो इसीलिए ये माना जाता है कि ठीक है डेफिसिट फाइनेंसिंग आप कर रहे हैं तब तक सही है जब तक डेफिसिट फाइनेंसिंग के द्वारा पंप इन किया गया पैसा जीडीपी ग्रोथ रेट में अच्छा कंट्रीब्यूट कर रहा है, और वो बढ़ी हुई ग्रोथ को इन्फ्लेशन ही नहीं खा गई, वो ग्रोथ भी अच्छी नहीं ना जिसे महंगाई ही खा जाए। जैसे आप खुद को इमेजिन करो, इधर से आपकी 2000 सैलरी बढ़ती है, या इधर से आप 2000 के ज़्यादा ऑर्डर लेके आते हो एज अ बिजनेसमैन,
है ना। इधर से ही महंगाई में वो 2000 चला जाता है, तो आप कहाँ खड़े हैं, नेट तो वहीं का वहीं खड़े हैं। तो ज़्यादा घंटे काम करने का, ज़्यादा मेहनत करने का क्या फ़ायदा हुआ। आप ये कह रहे हैं ज़्यादा बिजनेस करने का फ़ायदा क्या, 4000 ज़्यादा कमाता हूँ, 4000 ही महंगाई बढ़ जाती है यार, ये क्या हो रहा है। तो ऐसे में ऐसी इकोनॉमी अच्छी नहीं होती कि एक तरफ जीडीपी ग्रोथ रेट हो रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं देश में अच्छे लेवल पर साथ ही के साथ उधर से ही महंगाई भी बढ़ी जा रही है। तो वो महंगाई उसके फल, उसके जो फ्रूट्स हैं बेटर जीडीपी के, उसे खा जाती है। तो दो सिचुएशंस आर नॉट गुड फॉर द कंट्री, फॉर द नेशन। आई बात समझ में। इसलिए सरकारें हमेशा इसी टेंशन में रहती हैं। आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसी यही इंश्योर करता रहता है कि ग्रोथ कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, वो तो करनी पड़ेगी, उसके लिए इन्वेस्ट तो करना ही पड़ेगा, लेकिन इन्फ्लेशन उसके बेनिफिट्स को खा ना जाए, इसलिए इन्फ्लेशन कंट्रोल में रखो किसी तरह से। ओके, तो डेफिसिट फाइनेंसिंग तो महंगाई बढ़ा देती है, क्योंकि मनी की सप्लाई को बढ़ा देती है, लोगों में डिमांड बढ़ जाती है, सप्लाई उसको उतना मैच नहीं कर पाती। फिर महंगाई बढ़ने से एम्प्लॉयज़ एम्प्लॉयर से ज़्यादा सैलरी मांगते हैं, इसकी वजह से एम्प्लॉयर को उनकी अगर सैलरी बढ़ानी पड़ जाए तो एम्प्लॉयर की जो लागत मूल्य है, इनपुट कॉस्ट बढ़ जाएगी, और इसकी वजह से एम्प्लॉयर के प्रॉफिट्स कॉम्प्रोमाइज़ होने लगेंगे, इसकी वजह से एम्प्लॉयर का इन्वेस्टमेंट घटेगा, और जिन्होंने उस एम्प्लॉयर की इंडस्ट्री में इन्वेस्ट किया था उनके भी प्रॉफिट मार्जिन्स कॉम्प्रोमाइज़ होंगे, तो वो और इन्वेस्टमेंट घटाएंगे। तो कई बार बढ़ी हुई इन्फ्लेशन ड्यू टू द डेफिसिट फाइनेंसिंग इन्वेस्टमेंट को भी घटवा देती है, और उससे फिर नुकसान होने लग जाता है। तो बहुत ही सेलेक्टिव मैनर में चलना पड़ता है। डेफिसिट फाइनेंसिंग का एक तरीका अर्थव्यवस्था के लिए ऐसे ही है जैसे डॉक्टर स्टीरॉयड के डोज दे रहा है किसी को, बहुत मॉनिटर्ड, बहुत ही एकदम विजिलेंट एटीट्यूड के साथ वो डोजेस देने हैं कि जितनी बीमारी ठीक करने के लिए दे रहे हैं, जहाँ जिस जगह एडमिनिस्टर कर रहे हैं उसी पे काम करें और उतनी ही अमाउंट में करें, थोड़ा भी एक्सीड होने लगे तो रोक दो। ऐसे काम करती है डेफिसिट फाइनेंसिंग देश की अर्थव्यवस्था के लिए। ओके, तो ये तीन महत्वपूर्ण सोर्सेज हैं फाइनेंसेस के, डोमेस्टिक बजटरी सोर्सेज, एक्सटर्नल असिस्टेंस एंड डेफिसिट फाइनेंसिंग। चलिए, वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं, समझिए। अब प्राइवेट सेक्टर के लिए रिसोर्सेज कहाँ से आएंगे, सरकार का तो समझ लिया। चैप्टर में हम सरकार के ही सोर्सेज पे फोकस करने वाले हैं। बस यहाँ पे आपसे जस्ट पूछा गया रिसोर्सेज फॉर द प्राइवेट सेक्टर, आंसर इज सबसे पहले प्राइवेट सेक्टर भी प्राइवेट पब्लिक से गैदर करेगा ना। आप जो बैंकों में पैसा जमा करते हैं, प्राइवेट कंपनियों को भी तो उसी से लोन मिलता है। प्राइवेट एंटरप्रेन्योर कहाँ से लेता है, तो कंपनीज़ और प्राइवेट इंडिविजुअल्स ऑफ द नेशन ने जो भी डोमेस्टिक सेविंग्स करी हैं वो बैंकों के पास और अलग अलग संस्थाओं के पास पहुँची हैं। प्राइवेट प्लेयर आए और उनसे लोन ले ले, एक तरीका ये। दूसरा, प्राइवेट प्लेयर शेयर इशू करे और डिबेंचर इशू करे, हिस्सेदारियाँ दे। तीसरा, प्राइवेट प्लेयर एक्सटर्नली बोरो कर ले। कैसे बोरो कर ले, इक्विटी शेयर दे दे उनको, उनके साथ कोलैबोरेट कर ले, या फिर जितने एनआरआईज़ हैं उनको कोई सब्सक्रिप्शन दे दे अपनी कंपनी में, या फिर जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल एसोसिएशंस हैं जो वर्ल्ड बैंक और किसी और के साथ अफिलिएटेड है उनसे फंड रेजिंग कर ले, या वर्ल्ड बैंक से ही फंड रेज कर ले। तो ये सारे सोर्सेज प्राइवेट प्लेयर के लिए अवेलेबल रहते हैं। जैसे आप प्राइवेट प्लेयर कहाँ से पैसा लाओगे, बस वैसे ही वहाँ से वो ले आए। शेयर बाजार से ले आए यानी कि इक्विटी मार्केट, बैंकों से उठा ले यानी कि लोन के माध्यम से, विदेशों से मंगा ले। इतनी बात क्लियर, वापस आ जाओ इसी पे। चलो समझो, अब कहानी आती है कि अगर हमने सारा अच्छे से स्टडी कर लिया प्लान वाइज, तो फिर ये कंक्लूजन एक निकली कि ऑफ द 3 सोर्सेज ऑफ फाइनेंसेस द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर द डोमेस्टिक बजटरी रिसोर्सेज। कैसे कहा मैंने ये, इट अकाउंटेड फॉर 73% इन द फर्स्ट प्लान। तो जो टोटल फाइनेंस हमने अवेल किया फर्स्ट प्लान में, 100 रुपया हमने जुटाया, 73 रुपया उसमें से डोमेस्टिक बजटरी रिसोर्स से ही जुटाया। तो लेकिन फिर देखो क्या हुआ, 73% है फर्स्ट प्लान में, लेकिन इट केम डाउन टू 56% इन सेकेंड प्लान एंड 59% इन थर्ड प्लान। द क्वेश्चन इज वाई इट रिड्यूस्ड, ये है बड़ा क्वेश्चन। देखिए हमारे प्लानर्स का दिमाग कैसे काम किया और हमारी अर्थव्यवस्था कैसे आगे बढ़ी। सो क्वेश्चन इज वाई रिडक्शन। पहले हमारे 5 ईयर प्लानर पहले 5 ईयर प्लान की सक्सेस से थोड़े कैरिड अवे हो गए। कैसे कैरिड अवे हो गए, क्योंकि रिजल्ट्स बड़े अच्छे आए। क्या रिजल्ट्स अच्छे आए, तो ये ध्यान से देखना शुरू कर दीजिए। अब जो यहाँ पर लिखा है, कहाँ चला गया, अच्छा शिफ्ट इन फेवर, और चलो ये कॉन्सेप्ट उसमें आगे जा करके समझा देते हैं। पहले एक आंकड़ा और ऐसे भी समझ लीजिए, वाई रिडक्शन वो अभी समझा।